देखिए, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि 9th-10th में हम पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स ने दिया था। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स का लॉ है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपली क्या होता है, टू मासेस बॉडी। हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, ग्रेविटेशनल हुआ, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यहाँ पे मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको न्यूटन्स ने दिया था, किस तरह से फोर्स लगते हैं। सपोज हम बात करने वाले हैं इसमें, न्यूटन्स ने बताया था यदि दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सपोज इसका ये सेंटर है, इस सेंटर के बीच में यदि ये डिस्टेंस स्मॉल है, इसका मास सपोज m1 है और इसका मास क्या है बोलो, m2 है। तो ये टू बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। तो न्यूटन्स ने बोला था इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सपोज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो Fg जो होता है, ये जो Fg होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी 1 इनटू मास ऑफ बॉडी 2। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी 1 इनटू मास ऑफ बॉडी 2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यही फोर्स यदि डिस्टेंस के टर्म में बात करेंगे तो ये Fg होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। इसके सेंटर जो होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे। तो Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा हम बोलते हैं कि इसके जो बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, Fg हम लिख सकते हैं, यहाँ पे Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। सपोज ये इक्वेशन 1 है 2 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे तो Fg इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ से, Fg इक्वल टू यहाँ से हो जाएंगे कांस्टेंट आएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे g क्या है, तो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है बोलो, यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, हम कांस्टेंट बोल ही रहे हैं इनको, तो g होता है यहाँ पे, g का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये g का वैल्यू होता है यहाँ पे, g का वैल्यू यहीं से आ जाता है न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, g का वैल्यू यहीं से आ जाता है। मतलब g का वैल्यू अब यहाँ नहीं, g का एक यूनिट पता है वो यहाँ से आ जाता है, वैल्यू भी आता है इसी फॉर्मूला से, हम बाद में डिराइव करेंगे। तो इस तरह से होता है g इक्वल टू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम आगे बात करने वाले हैं, ये जो फोर्स होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, और यहाँ पे g को बोलते हैं हम, g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सिंपल ऐसे हम पढ़ सकते हैं। और हम बात करेंगे g का, तो g का हमने बोला था g इक्वल टू क्या होता है बोलो आप, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू r स्क्वायर बाय m1 इनटू m2। तो इसका यूनिट यहाँ से आता है, यूनिट कैसे आ जाएगा बोलो, इसका क्या होता है न्यूटन
जिसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएंगे पर केजी स्क्वायर, इसका ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट जी का ये हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगा जी का। इस तरह से क्या होता है सिंपल ये होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था, और आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला पढ़ लेना है 9th के लिए खास करके, और ये 11th में भी ये फॉर्मूला काम आते हैं। टू ऑब्जेक्ट का मास दे दिया जाता है, ये आपको रखना पड़ता है, और डिस्टेंस दे दिया जाता है, एफजी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि टू बॉडी का मास है, ठीक है ना, मास को इतना टाइम कर दिया जाए एक बॉडी का, रेडियस को चेंज कर दिया जाए, सॉरी डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे इसके बारे में। तो यदि ये आपको हेल्पफुल हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि 9th-10th में हम पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स ने दिया था, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स का लॉ है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपली क्या होता है, टू मासेस बॉडी। हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, ग्रेविटेशनल हुआ, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको न्यूटन्स ने दिया था, किस तरह से फोर्स लगते हैं। सपोज हम बात करने वाले हैं इसमें, न्यूटन्स ने बताया था यदि दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सपोज इसका ये सेंटर है, इस सेंटर के बीच में यदि ये